नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत के स्टेट गोवा में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पाकिस्तान से नुमाइंदगी की जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने। वो आया और चला भी गया, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। मैंने इस सिलसिले में कोई भी प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बदलाव नहीं होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में। लेकिन मैं गलत था। मैं इसलिए गलत था क्योंकि मैंने सिर्फ ये सोचा था कि हो सकता है कुछ ताल्लुकात सुधर जाए, लेकिन यहाँ तो बात उल्टी ही हो गई। लगता है अगर वो न आया होता तो शायद अच्छा होता, क्योंकि उसके आने के बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात और पस्ती की तरफ चले गए हैं। नाजरीन, एससीओ के चार्टर में ये लिखा है कि बायलैटरल जो मैटर्स है ना, वो एससीओ के मीटिंग्स में नहीं उठाए जाएंगे। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के जो भी साहिबान होते हैं, और ख़ास तौर पे ये तो नए नए लीडर हैं, तो इनको तो दे हैव टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स इन देयर ओन कंट्री। तो इसके लिए वो जाहिर है कहीं भी जाएंगे कश्मीर की बात तो करेंगे ही, और इसीलिए उन्होंने फिर से वही बात दोहराई यहाँ पर आकर कि जब तक 5 अगस्त 2019 में वो जो भारत ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो शक है, आर्टिकल है 370 और 35A, उनको मनसूख किया है, तो जब तक वो रिस्टोर नहीं होती हम दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अव्वल तो भाई साहब आपसे किसने दरख्वास्त की कि हमारे साथ बातचीत करिए? अपने घर बैठे सपने देख रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा, जबकि भारत तो अरसा हुआ ये भुला चुका है। अगर कभी बात निकलती भी है तो फिर भारत ये कहता है कि जब तक आपकी तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारे लिए एक साथ मिल बैठना नामुमकिन ही है। जनाब पाकिस्तान जाकर उसने जनाब बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि ये जो हिंदुस्तान हमेशा टेररिज्म की बोगी खड़ी करता है, उसके कहने का मतलब है कि ये एक किस्म का बहाना है जो हिंदुस्तान खड़ी करता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ कर्नाटक में इलेक्शन होने जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। भाई साहब, कर्नाटक हिंदुस्तान का एक सूबा है, 28 सूबे हैं और कई यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से एक सूबा है। एक सूबे की इलेक्शन के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आप नए नए सियासत के मैदान में आए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पाकिस्तान में स्टैंडिंग बढ़े, इसीलिए आप ये जो है ना हाक या जो अक्काबाना जो रवैया रखते हैं हिंदुस्तान की तरफ, ये आपकी मजबूरी है। और दूसरे, आपने अपने नाना के नक्शे कदम पर चलने का सोचा है, और जिस तरह वो भी उठते बैठते हिंदुस्तान को गालियां देता था, और यूएनओ की एक मीटिंग में उसने इंडियन डॉग्स का, और फिर यहाँ तक कहा था 65 की जंग की बात कर रहा हूँ कि हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे,
تو ہمیشہ وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کی بات کرتا تھا اور ہندوستان کو سخت سست برا بلا کہتا تھا، اور یہ صاحب بھی اسی کے مولڈ میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ جیسے ابھی اس نے جو اپنا حاکش رویہ رکھا ایس سی او کی میٹنگ میں، تو اپنے ملک میں اس کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ اچھا ہوا تم نے ایسا بول کے آئے ہو ہندوستان جا کر، ہندوستان کی سرحد پر۔ لیکن اب تو جناب یہ بلاول بھٹو جو ہے نا اور بھی بڑھ گیا، اس سے ایک قدم اور آگے نکل گیا۔ کل اس سے جب پاکستان میں یہ پوچھا گیا، اب جبکہ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس ایس سی او کی میٹنگ سے، اس سے یہ جب پوچھا گیا کسی نے کہ G20 کی میٹنگ جو کشمیر میں ہونے جا رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ابھی دیکھیے G20 کا پاکستان ممبر بھی نہیں ہے، آبزرور بھی نہیں ہے، کوئی اس کا لوکس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان نہ مان میں تیرا مہمان، اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر بھارت G20 کی میٹنگ کشمیر میں کرے گا تو اس کے بہت خراب نتائج نکلیں گے۔ یار آپ ایک اوبیسلی ہم اس چیز کو مزاحمت کرتے ہیں اور وقت پہ ایک ایسا جواب دیں گے کہ ہم کو یاد رہے گا، مگر اس کا یہ کرنا ہی ان کا پیٹینس کو دکھاتا ہے۔ It is a show of their arrogance to the world۔ یعنی اس نے سیدھی دھمکی دے ڈالی ہندوستان کو۔ اب ہندوستان دھمکیوں میں اعتماد نہیں رکھتا۔ یہ دھمکیاں جناب ذوالفقار علی بھٹو بھی دیا کرتے تھے، 65 میں بھی دی تھی، اور ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے آپریشن جبرالٹر لانچ کیا تھا، جس کی وجہ سے 65 کی جنگ ہوئی۔ اس کے بعد پھر 1971 میں بھی، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ آپ چاہیے جناب بلاول بھٹو، آپ چاہیے تو تھوڑا تاریخ کے اوراق میں پیچھے جا کر اس کو پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھمکیاں دینا آپ کے مفاد میں نہیں ہے۔ باقی پاکستان میں یہ عام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سوچ ہے یا ٹرینڈ ہے کہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں پہ بھاری پڑتا ہے۔ ایک تو ہم نہیں کہتے کہ ہندوستان ایک ہندو ملک ہے، ہندوستان سیکولر ہے، اور ہندوستان کی فوج میں مسلمان بھی لڑتے ہیں، تو اسی لیے یہ کہنا تو غلط ہے۔ خیر، اگر لیکن ان کی بات مان بھی لی جائے تو بھی یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اسلام کو پھیلایا گیا تو مسلمان گھوڑے پہ سوار ہو کر تلوار ہاتھ میں لے کے نکلا، وہ زمانہ الگ تھا۔ آج کل کا وقت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، میزائلوں کا زمانہ ہے، گھر بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور لوگ کسی کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ کہنا یا یہ سوچ رکھنا کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں پہ بھاری پڑ سکتا ہے، یہ ایک قسم کی سوسائیڈل ٹینڈنسی ہوگی۔ جہاں تک ہم نے کہا کہ اس نے بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اسی لیے یہ جو ہے ہندوستان یہ ریٹورک کہہ رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الٹا ہم یہ الزام آپ کے اوپر لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر تو صرف ایک صوبے کی الیکشن ہونے جا رہی ہے، اور آپ کے پاس جو ہے نا وہاں پر تو مرکز کی حکومت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یعنی کچھ دنوں کے بعد چاروں صوبوں اور مرکز میں الیکشن ہوگی۔ اور آپ کے بھی جو ایمبیشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور اسی لیے آپ بھی بھٹو کی طرح اپنے آپ کو پاکستان میں مقبول بنانے کے لیے ہندوستان دشمنی کا یہ جو اور ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ ناظرین، جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ممالک کے تعلقات نارمل ہونے چاہیے،
या फिर ये कहता है कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तरह दहशतगर्दी का शिकार है। तो जनाब इसमें एक बुनियादी फर्क है, वो ये कि हमारे ऊपर आपके दहशतगर्द पाकिस्तान से आकर हमला करते हैं। और ख़ास तौर पर इस सिलसिले में इसका जिक्र करना ज़रूरी होगा कि जब बिलावल भुट्टो यहाँ पर था गोवा में, उसी वक़्त कश्मीर के राजौरी में जो है हिंदुस्तानी अफवाज पर दहशतगर्दों ने हमला किया और 5 सिपाहियों को शहीद कर दिया। इससे 10-15 दिन पहले भी ऐसा ही एक वही पूंछ राजौरी के इलाके में हुआ था, जिसमें भी 5 हलाक हुए थे और कितने जख्मी हुए थे। तो आप जो है दहशतगर्द पाकिस्तान से भेजते हैं और फिर बिलावल भुट्टो कहता है कि मैं तो खुद भी दहशतगर्दी का शिकार हूँ, मेरी माँ को दहशतगर्दों ने कत्ल किया था। तो भाई साहब, आपकी माँ को तालिबान ने कत्ल किया था और वो तालिबान आपने खुद बनाए थे। मैंने खुद सुना था, बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि लोग कहते हैं मैं तालिबान की माँ हूँ। जब तालिबान आपने खुद बनाए हैं और अगर वो आपके खिलाफ हो गए हैं तो उसमें हिंदुस्तान का कोई कसूर नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी का भी कोई कसूर नहीं है। उसके लिए 100% बल्कि 200% आप बजाते खुद जिम्मेवार हैं। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो कहता है कि हम चाहते हैं कि हालात नॉर्मल हो जाएं और हम बैठकर बात करें आपस में। एक तरफ कहता है कि जब तक वो कश्मीर का 370 नहीं हटेगा बातचीत नहीं होगी। फिर कहता है हालात नॉर्मल होने चाहिए, हम बैठकर बातचीत करें। तो इसके जवाब में जो है 2 रोज़ कबल जनाब एस जयशंकर, हिंदुस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने कहा कि भाई साहब, हम विक्टिम हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी होती है। आप तो दहशतगर्दी का एपी सेंटर हैं, आप तो उसकी यूनिवर्सिटी हैं दहशतगर्दों की और दहशतगर्दी की। आपका और हमारा क्या मेल, हम कैसे एक जगह पर बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में फिर एस जयशंकर ने चीन की भी बात की कि चीन भी ऐसा कहता है। वो चीन का जो चिनगांग जो आया था वज़ीर ख़ारजा इसी मुलाकात में, एससीओ की मीटिंग में शरीक होने के लिए, तो उसने भी ऐसा कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हालात मामूल के मुताबिक या नॉर्मल होने चाहिए। तो उसके जवाब में भी सीधा सीधा एस जयशंकर ने उसे सुना दिया कि आपकी इतनी सारी फौज लद्दाख पे खड़ी है और तकरीबन 3 साल होने को आए हैं जो आपने स्टेटस को चेंज कर दिया है। तो तब जब तक आप अपनी अफवाज को वापस 2020 के जो इब्तदा में जो हालत थी वहाँ तक नहीं ले जाते, तब तक हालात नॉर्मल हो नहीं सकते। इसीलिए ये कहना या ये सोचना बिल्कुल सिरे से ही गलत है कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी, जिस तरह पाकिस्तान की बात की, कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान भी हालात नॉर्मल हो सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।